जादुई झरने की 6 लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर नामक गांव में प्रिया और श्वेता नाम की 2 बहनें रहा करती थी। प्रिया बहुत समझदार लड़की थी और वहीं श्वेता एक बहुत जिद्दी और नालायक लड़की थी। प्रिया हमेशा अपने घर को संभाल कर चलाया करती थी और वहीं श्वेता अपने पैसे जल्दी जल्दी उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही बहुत दिनों तक प्रिया और श्वेता अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद स्कूल पास कर लेते हैं और वो दोनों कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। प्रिया एक समझदार लड़की होने के कारण अपना एडमिशन ओपन कॉलेज में करवाती है और वहीं श्वेता अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए अपना एडमिशन कॉलेज में करवाती है, जहां वो हमेशा कॉलेज आया करती और दोस्तों के साथ पैसे उड़ाया करती। श्वेता की इन हरकतों से प्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि प्रिया और श्वेता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। प्रिया और श्वेता के पिता रमेश कुमार एक स्किलफुल आदमी थे, जो अपने स्किल्स की वजह से बहुत फेमस थे। दूर दूर से कंपनी वाले उन्हें बुलाया करते थे, लेकिन उनका काम परमानेंट नहीं था, जिसके कारण कभी कभी उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती थी और इसी वजह से प्रिया अपने घर को बहुत अच्छे से चलाया करती थी और फिजूल खर्चा नहीं किया करती थी और जितना हो सकता था वो अपने पैसे संभाल कर और बचा कर रखा करती थी। लेकिन श्वेता हमेशा अपने पैसे उड़ा दिया करती थी और उसके पास जरूरत पड़ने पर 1 रुपया भी नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनों के घर में अन्न का दाना तक नहीं था और उनके पिताजी को सैलरी भी नहीं मिली थी, जिस कारण घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और तभी प्रिया अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप परेशान मत होइए, मैंने आपके दिए हुए पैसों को हमेशा बचाया है और मैं हमेशा से अपने घर के बारे में सोचती आई हूँ, इसलिए ये लो, मेरे पास पूरे 2000 रुपए रखे हैं, अभी आप इनसे काम चला लो और फिर जब आपके पास हो जाए तब आप उन पैसों का इस्तेमाल कर लेना। वाह मेरी प्यारी बच्ची, आज तेरी वजह से मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और तुमने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 2000 रुपए बचा कर रखे हैं। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज तेरी वजह से मेरी बहुत मदद हो गई और मुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा। जी पिताजी, जब आप हमें पैसे देती हैं तो आप अपने जेब को कभी नहीं देखते और हमारी खुशियों के लिए हमें खूब सारे पैसे दे देती हैं। तो आज जरूरत पड़ने पर मैं भी तो आपकी मदद कर सकती हूँ ना, और आज मैंने सिर्फ 2000 रुपए ही तो दिए हैं ना आपको। प्रिया की सारी बातें सुनकर प्रिया के पिताजी इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से प्रिया को अपने गले लगा लेते हैं। वहीं पास में खड़ी श्वेता अपने कमरे में जाकर प्रिया से कहती है, कर ली पापा की चमचागिरी, हमेशा पापा पापा करती रहती है। तू ऐसे क्यों बोल रही है? पिताजी को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए, लेकिन तू तो हमेशा उल्टा ही बोली हो। मेरी आदत नहीं है पापा पापा करने की, तेरी आदत बहुत है। बेशक अपनी जेब खाली हो जाए लेकिन पापा पापा करके पैसे पकड़ा ही देती है। तुझे तो कोई शौक ही नहीं है, तुझ में मैं सर मार कर क्या करूं? तुझे तो वैसे भी चूल्हा चौका ही संभालने की आदत रहेगी हमेशा से। तू कहां से ये पैसे उड़ाएगी? अगली बार पैसे मिले तो मुझे दे दियो। प्रिया अपनी बहन की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन प्रिया अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस रखती थी और वो अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल खूब मेहनत करके अच्छे से निकाल लेती है। और उन 3 सालों में प्रिया खूब अच्छे से पढ़ाई कर इंग्लिश बोलना भी सीख लेती है और फिर एक अच्छी कंपनी में अपना इंटरव्यू देकर अपनी जॉब हासिल कर लेती है, जिसके बाद वो एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। और वहीं श्वेता अपने 3 साल तक सिर्फ मौज मस्ती करती रहती है और अपने दोस्तों पर पैसे उड़ाती रहती है। 3 साल बाद श्वेता के पास पढ़ाई का सिर्फ एक पर्चा होता है। श्वेता अपने फैशनेबल कपड़ों पर बहुत इतराती थी और हमेशा पैसों को उड़ाया करती थी। कभी भी उसे अपने फिजूल खर्ची पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। और जब श्वेता की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो वो कंप्लीट होने के बाद घर में पड़ी रहती है और कुछ नहीं करती। वहीं प्रिया अपने पिताजी की तरह एक स्किलफुल लड़की बन चुकी थी
जिसकी आवश्यकता पूरे गांव में थी, क्योंकि गांव के बाहर एक नई कंपनी खुली होती है जहां पर बहुत सारी वैकेंसी निकली होती है और वहां श्वेता और प्रिया दोनों अप्लाई करने जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ प्रिया का सिलेक्शन होता है और श्वेता को रिजेक्शन मिल जाता है। श्वेता को रिजेक्शन मिलने के बाद श्वेता बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपना मुंह लटकाकर घर पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया बहुत खुश होती है और घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। माँ, आज मेरी 3 साल की मेहनत कामयाब हो गई और मुझे ग्रेजुएशन पूरे होते ही एक सुनहरा अवसर मिल गया है और मेरी जॉब भी लग गई है। अब मैं सुनहरे अवसर की मदद से अपने आप को इतना आगे ले जाऊंगी कि आपको और पिताजी को मैं आराम करने दूंगी और खुद कमाकर घर लेकर आया करूंगी। आप लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं आपको आराम देना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही हमारी पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरे हो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो कठिनाइयाँ झेलूं और आपको आराम मिले। वाह मेरी बेटी, आज तूने कमाल ही कर दिया। 3 साल लगकर तूने मेहनत करी और आज तुझे उस मेहनत का फल मिल ही गया। काश श्वेता ने भी ऐसी पढ़ाई की होती तो मेरी एक नहीं 2 बेटियां जॉब करती और फिर एक अच्छी फैमिली बनकर इस गांव में रहती। लेकिन श्वेता की इस फिजूल खर्ची की वजह से श्वेता ने हमेशा ही उड़ाना सीखा है। प्रिया और अपनी माँ की बात सुन रही पास में खड़ी श्वेता बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है। माँ, मैंने इस सोसाइटी में उठना बैठना सीखा है और इस सोसाइटी में बातचीत करना सीखा है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ और इस बहन जी का हो गया। अब मैं कहीं और अप्लाई करके देखूंगी, वहाँ मेरा इंटरव्यू जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस मनहूस लड़की की वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। श्वेता, तुम हमेशा ही मुझसे जलती क्यों रहती हो? मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम हमेशा ही मुझे उल्टा सीधा कहती रहती हो। काश तुमने दिमाग लगाकर पढ़ाई करी होती तो आज तुम्हारा भी इंटरव्यू क्लियर हो जाता। प्रिया की सारी बातें सुनकर श्वेता कुछ नहीं कहती और आराम से उसकी सारी बातें सुनती रहती है और मन ही मन इतना ज्यादा प्रिया से जलने लगती है कि श्वेता उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच लेती है। और जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह सुबह श्वेता सीढ़ियों में तेल डाल देती है, जिसे प्रिया तो नहीं फिसलती लेकिन उसकी माँ जरूर फिसल जाती है और माँ के फिसल जाने के बाद माँ के सर पर गहरी चोट आती है और वो जोर से चीख मारती है। चीख की आवाज सुनकर प्रिया भागी भागी आती है और कहती है, माँ, क्या हो गया माँ? आप कैसे गिर गई यहाँ पर और आपको सर पर इतनी तेज चोट कैसे लग गई? बेटी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं फिसल कर गिर गई। मुझे कैसे भी करके अस्पताल ले चल, क्योंकि मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। प्रिया अपने पिताजी को फोन करती है और अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। प्रिया और श्वेता अपनी माँ को अस्पताल ले जा रही होते हैं और कंपनी से उनके पिताजी भी सीधा अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल में प्रिया अपनी माँ को एडमिट कराती है और वहाँ कुछ घंटों एडमिट होने के बाद प्रिया की माँ ठीक हो जाती है, लेकिन उसके सर पर बहुत गहरी चोटें आती है, जिसके बाद श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दोनों बहनें अपनी माँ को अपने पिताजी के साथ घर ले आती है और फिर उनकी देखरेख करती है और अगले दिन प्रिया अपनी जॉब से कुछ दिन की छुट्टियां लेकर अपनी माँ का ख्याल रखती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता सुबह सुबह रोते रोते घर के बाहर चली जाती है और एक झरने के सामने जाकर बैठ जाती है। मैं ही मनहूस हूँ, मैंने हमेशा ही फिजूल खर्चा किया है। मैंने कभी भी अच्छा नहीं सोचा, मैं हमेशा अपनी बहन के लिए बुरा ही सोचती आई, लेकिन आज मेरी एक गलती की वजह से मेरी माँ बेड रेस्ट पर है और शायद उन्हें ज्यादा चोट भी लग सकती थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी वजह से आज मेरी माँ बेड रेस्ट पर है और मेरी जलन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है कि मैं अपनी ही बहन को गिराने के लिए जीने पर तेल डालकर आ गई। कितनी बुरी हूँ मैं अच्छी बहन नहीं बन सकती। श्वेता अपने आप को कोस रही होती है कि तभी अचानक झरना बोलने लगता है। देखो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे अच्छी बात है
और आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा और बल्कि मैं तुम्हारी माँ को भी ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आगे से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगी और जो मैं तुम्हें दूंगा उसका गलत उपयोग भी नहीं करोगी। मैंने पहली बार किसी झरने को बोलते हुए देखा है। क्या आप सच में एक जादुई झरना हो और आप मेरी माँ को ठीक कर सकती हो? तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। मैंने ये सब काम जलन में आकर किया, लेकिन मुझे अपनी गलती पर एहसास है और आप मुझे जो भी देना चाहती हो, अगर आप वो नहीं भी दोगे तो भी मेरे लिए सब कुछ चलेगा, लेकिन आप मेरी माँ को ठीक कर दो। ये लो जादुई 6 लिपस्टिक। इन जादुई लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 6 लिपस्टिक की किट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा से फिजूल खर्चा करती आई हो और मुझे यकीन है कि तुम उन चीजों को कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि तुमने हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जी है। इसलिए पहले तुम इन लिपस्टिक को ले जाओ और तुम्हारी जो जो इच्छा है इनसे पूरी कर लो। अगर तुमने इनका सही उपयोग किया तो ये लिपस्टिक खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी, और अगर तुमने लालच किया तो ये लिपस्टिक 6 की गिनती से भी कम हो जाएगी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सबसे पहले इन जादुई लिपस्टिक की मदद से अपनी माँ को ठीक करूंगी, उसके बाद मैं अपनी जॉब लगाऊंगी और उसके बाद मैं मेहनत का पैसा कमाऊंगी और अपना घर चलाऊंगी और कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूंगी। और हाँ, मैं अपना छोटा सा घर एक बड़े घर में बदलूंगी ताकि मेरे माता पिता उसमें आराम से रह सके। श्वेता भागी भागी अपने घर जाती है और घर पहुंचकर सबसे पहले जादुई लिपस्टिक उठाकर कहती है, जादुई लिपस्टिक मेरी माँ को पहले जैसे ठीक कर दो और मेरा छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल दो और उसमें रहने की सारी चीजें भी दे दो। श्वेता के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और श्वेता के चारों तरफ फैल जाती है। उसमें से एक रोशनी जाकर उसकी माँ के ऊपर जाती है और उसकी माँ ठीक हो जाती है, और एक रोशनी से उसके घर में सब कुछ बदल जाता है। घर बदल जाने के बाद जब श्वेता उस घर में अपनी माँ को देखती है तो बहुत खुश होती है। उसकी माँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब देखकर उसकी बहन प्रिया बहुत खुश होती है। सभी को खुश देखकर श्वेता सबको एक साथ बिठाकर अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताती है, और फिर सारी बातें सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती हैं। श्वेता भी अपने आप को जादुई लिपस्टिक की मदद से काबिल बनाती है और फिर इंटरव्यू देकर अपनी जॉब लगा लेती है। फिर वो मेहनत के पैसे कमाती है जिससे वो अपना घर चलाती है। एक समय की बात है, एक परिवार में 2 बहनें सीता और आरती रहा करती थी, जिसमें बड़ी बहन आरती जो कि बहुत ही सुंदर थी, परंतु वो बहुत ही घमंडी और निर्दयी लड़की थी। आरती की शादी एक बड़े परिवार में होती है, जिसकी वजह से उसका घमंड अब और ज्यादा बढ़ जाता है। आरती का पति सूरज एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो महीने के लाखों रुपए कमाया करता था। दूसरी ओर सीता रंग की सांवली थी, पर वो मन की बहुत ही अच्छी लड़की थी। सीता का रंग सांवला होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी एक गरीब परिवार में होती है। उसका पति खेतों में काम करके चंद पैसे ही कमाया करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, आरती एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी में अपनी बहन सीता से मिलने के लिए आती है। सीता, कहाँ पर है तू? जल्दी बाहर आ। आरती की आवाज सुनने के बाद सीता अपने घर से बाहर आती है। सीता, मैं तुझे अपनी नई गाड़ी दिखाने आई हूँ। ये गाड़ी मैंने आज ही ली है, इसलिए चल मैं तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में इसकी पार्टी देती हूँ। नहीं आरती, मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अंदर चलकर तुम अपने फेवरेट दाल चावल खा सकती हो। अरे तुम छोटे लोग ही खाओ दाल चावल, मैंने तो ये सब खाना कब का छोड़ दिया है। अब तो मैं पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब खाती हूँ, और वैसे भी तेरे छोटे से घर में मैं तो एक पल सांस भी नहीं ले सकती हूँ। जितना बड़ा तेरा घर है इतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है,
लेकिन अब तो कर भी क्या सकती है, तेरी तो गरीब परिवार में शादी हो गई। अगर तू मेरी तरह सुंदर होती तो तेरी भी एक अमीर परिवार में शादी हो जाती। अच्छा, तुझे मेरे साथ गाड़ी में नहीं जाना है तो मत जा, पर 1 हफ्ते बाद मेरी शादी की एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुझे मेरे घर पर जरूर आना है। इस तरह से आरती अपनी बहन सीता को बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है। आरती की ये सब बातें सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है और वो घर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद सीता अपने पति सुरेश और अपनी बेटी के साथ आरती के घर जाती है। सीता अपने चारों तरफ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आरती की पार्टी में सभी अमीर अमीर लोग आए हुए थे। वहाँ पर सीता ही सबसे गरीब थी। मम्मी मम्मी देखो कितना बड़ा केक है, ऐसा केक तो मैंने आज तक नहीं देखा है, आप ऐसा केक मेरे जन्मदिन पर भी लेकर आना। सीता की बेटी को ऐसा कहते देख पास की खड़ी कुछ औरतें बोलती है, आरती तुमने अपनी एनिवर्सरी में किन किन लोगों को बुला लिया है? मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी नौकरानी को भी अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुला लिया है। अरे तुम सही कह रही हो, ये मेरी नौकरानी ही है। मैंने सोचा इन लोगों ने अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं होगा, अगर मेरी पार्टी में आएंगे तो ये अच्छा खाना भी खा लेंगे। ऐसे ही आरती सीता के परिवार का सभी के सामने मजाक उड़ाती है। ये सब देखकर सीता के परिवार को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी सीता गुस्से में सभी के सामने आरती को थप्पड़ मारती है। आरती, अगर तुम्हें सबके सामने हमारी बेइज्जती ही करानी थी तो हमें इस पार्टी में बुलाया ही क्यों? वैसे भी मैं तुम्हारी पार्टी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही प्यार से बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कोई बात नहीं, मेरी बहन है, अगर वो मुझे अपनी एनिवर्सरी में बुला रही है तो मैं चली जाती हूँ, कम से कम उसे खुशी तो होगी। लेकिन मुझे आज सचमुच में समझ आ गया है कि तुम हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश करती रहती हो। ऐसा बोलकर सीता अपने पति सुरेश और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। सीता और सुरेश दोनों मिलकर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। सीता जैसे तैसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम पकड़ लेती है और रुपए जोड़ने लगती है। वहीं सुरेश गांव के एक कारखाने में माल ढोने का काम करने लगता है और साथ में वो कारखाने में लेके जोखे का काम भी करता है। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी इसी तरह मेहनत करते रहते हैं और अपनी इकलौती बेटी को भी पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर आरती अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिताती है। कभी वो शॉपिंग करने के लिए जाया करती तो कभी वो दूर दूर घूमने जाया करती। कुछ समय बाद सुरेश और सीता के पास अच्छे खासे पैसे जुट जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी एक परचून की दुकान खोलते हैं और अपने नरम और अच्छे स्वभाव की मदद से अपने कुछ ग्राहक बना लेते हैं। धीरे धीरे करके उनकी दुकान चलने लगती है। दोनों पति पत्नी के अच्छे स्वभाव की वजह से जो ग्राहक उनके पास सामान लेने आया करता वो दोबारा लौटकर भी उनके पास ही आता। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी ग्राहकों को कम रुपयों में सामान उपलब्ध कराने की सोचते हैं और कोई ना कोई तरकीब लगाते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी सीधा शहर से सामान मंगवाने लगते हैं, जिस कारण से उन्हें सामान और भी सस्ता पड़ता है और वो ग्राहकों को भी सस्ते में सामान उपलब्ध करवा पाते हैं और इस तरह उनको मुनाफा भी ज्यादा होने लगा था। ऐसे ही करते करते कुछ सालों बाद सुरेश और सीता अपनी 3-4 दुकान और खोल लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे आने लगते हैं, जिससे सीता अपनी बेटी को एक अच्छे प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। तभी एक दिन सीता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसे आरती मिल जाती है और वो बोलती है, अच्छा तो तेरे पास इतने पैसे हो गए कि तू अपनी बेटी को एक अच्छे से प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई। अब तेरे पास पैसे आ ही गए हैं तो अपनी बेटी को पैदल छोड़ने क्यों आती है, एक गाड़ी भी ले ले। देखो आरती, तुम्हें अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड है, पर याद रखना ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता है। और रही बात गाड़ी खरीदने की, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ब खुद खरीद लूंगी, मुझे तुमसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है।
आरती सीता की बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए देख आग बबूला हो जाती है और गुस्से से पैर पटकती हुई अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सीता का पति सुरेश एक दिन सीता से बोलता है, सचमुच मुझे विश्वास नहीं होता कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक मजदूर होने के बाद भी अपनी खुद की एक दुकान खोल सकता हूँ। आज देखो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मैं सचमुच कुछ नहीं कर पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। नहीं नहीं, बल्कि मुझे बोलना चाहिए कि सीता तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई है। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सीता और सुरेश की दुकान में रात दिन चौगुनी तरक्की होती है, जिसकी वजह से वो दोनों अपना एक अच्छा सा घर भी खरीद लेते हैं और कुछ दिनों बाद एक गाड़ी भी। ये देखकर सीता की बेटी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही सब कुछ खुशी से चल रहा होता है। तभी एक दिन टीवी में खबर आती है कि बिजनेसमैन सूरज ने करोड़ों रुपयों का घपला कर लिया है और गरीब लोगों को लूट लिया है, जिस कारण से सूरज को जेल हो जाती है। वहीं आरती जैसे तैसे करके सीता के घर का पता लगाती है और अपनी बेटी को लेकर सीता के घर पर आती है और बोलती है, सीता मेरी बहन, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें हमेशा जलील करा। आज मुझे पता चल गया है कि घमंड इंसान को ले डूबता है। मैंने कभी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करी और हमेशा घमंड दिखाया। मैं जानती हूँ कि आज मेरी वजह से ही मेरे पति जेल में हैं, क्योंकि कंपनी तो मेरे पति के नाम से थी, लेकिन उसमें घपला और घोटाला मैंने करा। अब तुम ही मेरे पति को बचा सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। कोई बात नहीं दीदी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीता और सुरेश दोनों मिलकर आरती के पति सूरज को जेल से निकलवाते हैं और जितना भी सूरज और आरती ने मिलकर कंपनी से घोटाला किया होता है, वो सारे पैसे सीता और सुरेश अपना घर बेचकर पूरा करते हैं, जिसके बाद आरती और सूरज के पास कुछ भी नहीं होता है। इसलिए दोनों पति पत्नी एक छोटा सा घर खरीदते हैं और उसमें आरती और उसके परिवार को भी जगह देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। सुरेश अपनी कुछ दुकानें सूरज को संभालने के लिए दे देता है, जिसके बाद सूरज को भी रोजगार मिल जाता है। तभी एक दिन आरती अपनी बहन से बोलती है, सचमुच सीता, अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने हमारा क्या होता। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि तुमने हमारे लिए अपना घर तक बेच दिया और हमें अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी। अरे दीदी, आप बार बार मुझे ये सब क्यों बताती हैं? और वैसे भी आप मेरी बहन हैं। जितना ये सब कुछ मेरा है उतना ही आप सबका भी है, और अगर मैं आपके काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? सीता के ऐसा बोलने पर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद हंसी खुशी से दोनों बहनें अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।